हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर कंपोजिशंस के बारे में, जिसमें हम लोग सीपीयू का कंपोनेंट्स देखे थे, मेमोरी के बारे में हल्का फुल्का बात किए थे, और बसेस एक्चुअली हम लोग बात किए थे बसेस के बारे में, इनपुट आउटपुट यूनिट और सीपीयू और उसका डिफरेंट जो कंपोनेंट होता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट, सीयू, वो सब के बारे में। तो अगर हम उसको एक फिगर से रिप्रेजेंट करना चाहें उनके ऑर्गेनाइजेशन को, तो कुछ इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे मान लो कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब जो कि हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को सराउंड करता है, उसको घेरता है, उनको लेकर के सीपीयू, मेमोरी और इन सब को बसेस के साथ हम लोग कैसे कंबाइन करें, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर उनका क्या होगा, तो वो थोड़ा सा हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग अगर बात करें, सपोज करो कि माउस रखे सबसे पहले, कि भाई हमारा ये माउस हो गया, ठीक है, माउस हो गया, मॉडेम हो गया। मॉडेम एक्चुअली होता है जो कि हम लोगों को कनेक्ट करता है थ्रू इंटरनेट। इसके बाद चलिए हम लोग आ जाते हैं मॉनिटर पर। मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर के बाद हम लोग बात कर सकते हैं प्रिंटर। माउस हो गया, मॉडेम हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। अब इसके अलावा और हो सकता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद कुछ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब वाला। तो उसको भी चलो रख लेते हैं रिमूवेबल स्टोरेज। रिमूवेबल स्टोरेज सच एज सीडीज, ठीक है। और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकता है, ये सब। तो ये सब जो है हमारे पेरिफेरल्स हैं, इसको हम लोग कह दें कि भाई ये सब पेरिफेरल्स हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को सराउंड करते हैं। जनरली पेरिफेरल्स को इसी रूप में हम लोग डिफाइन भी करते हैं कि कहा जा सकता है पेरिफेरल्स आर द डिवाइसेस दैट सराउंड्स अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को घेरता है। तो ये सारा चीज हो गया पेरिफेरल्स के रूप में। अब चलिए आते हैं इनके बाद जो मेन कंपोनेंट्स हमारे हैं, वो है सीपीयू के बाद मेमोरी, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, और फिर है हमारा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट, ठीक है। और तब हम लोग आते हैं यहां पर डिफरेंट बसेस में। ये हमारा हो गया एड्रेस बस, मान लिए ये एड्रेस बस है मेरा। या फिर हम ऐसा करें, इसको हम डायरेक्शन लिखने के लिए जगह रहने देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देंगे भाई ये मेरा एड्रेस बस है, ठीक है। एड्रेस बस के बाद चलिए हम लोग आ जाते हैं डेटा बस में। और फिर आ जाते हैं कंट्रोल बस में। कंट्रोल बस, मॉडेम,
इधर ले आओ। मॉडेम को हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस में लेंगे, माउस भी इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। यहाँ आउटपुट सेंड होगा, ठीक है। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट सेंड होगा। और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और ये इनपुट आउटपुट दोनों हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हम लोग डेटा रिमूवेबल स्टोरेज से रीड भी कर सकते हैं, उस पर राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पेरिफेरल्स, जो कि ये जितने भी हैं वो सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कैटेगरी में आएंगे। अब एड्रेस बस जो है इसका साइज वैरी कर सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है, 64 बिट का भी हो सकता है, तो ये सब है, ठीक है। इतना वाइड होगा। डेटा बस विल बी बाई डायरेक्शनल। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल होता है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल है। तो ये भी अलग अलग हम लोग कह सकते हैं, इसका विड्थ हो सकता है 8, 16, 32, 128, जो कहो वो सब डिफरेंट इसका विड्थ का डेटा बस हमारा हो सकता है। और कंट्रोल बस जो है वो टाइमिंग सिग्नल्स, रेडी सिग्नल्स, इंटरप्ट्स, ये सब भेजने में हमारा काम आता है। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि टाइमिंग सिग्नल्स, कोई डिवाइस रेडी है कि नहीं वो सिग्नल्स भेजता है, ये वो भी भेज सकता है इनफैक्ट। और इंटरप्ट्स जनरेट होगा इसके थ्रू, मैंने इसके थ्रू भेजा जाएगा, एटसेट्रा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि सीपीयू जो है अगर इंटरैक्ट करेगा इसके साथ, तो सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा जहां से उसको डेटा रीड करना है। और ये एड्रेस बस जो है वो या तो मेमोरी में वो भेजेगा रिक्वेस्ट उसका, या फिर इनपुट आउटपुट में भेजेगा। मतलब मेरा कहने का है कि अगर सीपीयू को किसी डेटा का रिक्वायरमेंट हुआ, उसको किसी डेटा का जरूरत आया ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो क्या करेगा, वो उसका एड्रेस जनरेट करेगा जहां से उसको डेटा वो प्राप्त करना है। और वो एड्रेस किसी का भी हो सकता है, मेमोरी का भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट का भी हो सकता है। तो सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा और वो एड्रेस लोकेट करेगा कि भाई वो मेमोरी में कहां पर है या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट कौन सा है। तो इसीलिए हम ये डायरेक्शन दिए हैं कि सीपीयू से एड्रेस बस में एड्रेस जाएगा और वो मेमोरी और इनपुट आउटपुट वहां पर वो ढूंढेगा मेमोरी लोकेशन को। फिर डेटा बस के साथ ये बाई डायरेक्शनली ऑपरेट करेगा, डेटा रीड भी कर सकता है, उसमें सेंड भी कर सकता है। और कंट्रोल बस में भी वो बाई डायरेक्शनली काम करेगा, ठीक है। मेमोरी का जहां तक बात है तो यूनि डायरेक्शनल है एड्रेस बस के साथ भी, ये भी, और बाकी दोनों के साथ ये भी बाई डायरेक्शनल वे में काम करेगा। मतलब इसमें भी इसमें भी वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा, काम कर सकता है। और यहां भी कंट्रोल सिग्नल में भी भेज सकता है, वहां से रिसीव कर सकता है, तो दोनों में बाई डायरेक्शनल काम करेगा। और वही काम फिर इनपुट आउटपुट यूनिट का भी होगा, बाई डायरेक्शनल इधर भी और इधर भी। इसको एक्सटेंड यहां तक करना है मेरे को। तो ये एक हम कह सकते हैं कि भाई रफ स्केच हो गया, एक रफ डायग्राम हो गया उसके ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और किस तरह से वो इंटरैक्ट करेगा सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, इन तीनों बसेस के साथ। और इस फिगर से तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सीपीयू हो, मेमोरी हो या इनपुट आउटपुट हो, एड्रेस बस के साथ वो यूनि डायरेक्शनल काम कर रहा है। सीपीयू एड्रेस भेजने का काम करेगा और ये रिसीव करने का, कि वो एड्रेस को रिसीव करेगा और वहाँ से जब डेटा उसको मिल जाएगा तो वो डेटा बस के थ्रू सेंड करेगा, है कि नहीं।
और वो कंट्रोल बस के थ्रू भी कंट्रोल सिग्नल्स रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है। ठीक है, और ये बाकी जितने भी यहाँ पर हैं ये सब पेरिफेरल्स इनपुट आउटपुट के कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर डेटा का रिक्वायरमेंट हुआ इनपुट आउटपुट पोर्ट से, तब उसका एड्रेस भेजेगा कि कहाँ से उसको इनपुट एक्सेप्ट करना है, कीबोर्ड से करना है, माउस से करना है, मॉनिटर तो खैर होगा नहीं, आउटपुट डिवाइस है, रिमूवेबल स्टोरेज से करना है, तो कहाँ से डेटा रीड करना है उसका एड्रेस सीपीयू सेंड करेगा और फिर वो उस एड्रेस से डेटा रीड किया जाएगा। जब डेटा रेडी हो जाएगा फॉर ट्रांसफर, तो वो कंट्रोल सिग्नल के थ्रू सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा कि भाई डेटा सेंड करने के लिए रेडी है। तो फिर सीपीयू जब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा तो वो कंट्रोल सिग्नल भेजेगा, तब फिर डेटा का ट्रांसफर डेटा बस के थ्रू होगा। तो इस तरह से ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे। एक रफ डायग्राम इसका हो गया यहां पर। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टर्म हम लोग देखेंगे, मेमोरी बॉटलनेक। मेमोरी बॉटलनेक, इसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो इस फिगर में हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से सीपीयू जो है मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट से कनेक्टेड है वाया बसेस। सीपीयू जो है मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट से किस तरह से बस के थ्रू कनेक्टेड है। जब भी सीपीयू को जरूरत होगा किसी डेटा पर काम करने का, तो वो एड्रेस देगा करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशंस का, या तो रैम, या फिर एड्रेस वो देगा इनपुट आउटपुट पोर्ट का जहां से उसको डेटा रीड करना है। जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी तुमको हम कह रहे थे कि जब सीपीयू एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है और उसको किसी डेटा का रिक्वायरमेंट है, तो वो एड्रेस जनरेट करेगा कि वो डेटा उसको कहां से चाहिए। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा, या तो कोई मेमोरी लोकेशन का रैम में, या फिर कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट का। अब वो एड्रेस भेजेगा किससे, तो एड्रेस बस के थ्रू। अब डेटा बस फिर क्या करेगा कि वो फेच करेगा, प्राप्त करेगा वो डेटा फ्रॉम द स्पेसिफाइड लोकेशन, या तो रैम में है तो वहां से, या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट में जो है वहां से। तो वहां से वो डेटा प्राप्त करेगा या तो मेमोरी से या इनपुट आउटपुट पोर्ट से, और डेटा बस के थ्रू फिर वो सीपीयू को वो डेटा भेजेगा। लेकिन ये जो तरीका है रैम को एक्सेस करने का, वो हम लोग कह सकते हैं कि जो सीपीयू का स्पीड है उसके तुलना में कम है ना। मतलब अभी क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट हमारा सेंड हो रहा है, एड्रेस बस के थ्रू लोकेशन जा रहा है, फिर वहां से डेटा बस के थ्रू डेटा आ रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू, इट इज स्लोअर, ये थोड़ा धीमा है। तो उसमें क्या होता है कि भाई सीपीयू को वेट करना पड़ जाता है। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं कि सीपीयू को स्लो डाउन कर देता है, उसके परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है, और सीपीयू को वेट करना पड़ता है डेटा के लिए। तो यही प्रॉब्लम जो है कहलाता है मेमोरी बॉटलनेक। ठीक है, यही प्रॉब्लम जो है सीपीयू को वेट करने का जो स्टेज हो रहा है, आ रहा है, इसको हम लोग मेमोरी बॉटलनेक कह रहे हैं, क्योंकि वो जो डेटा ट्रांसफर का रेट है वो सीपीयू के स्पीड के तुलना में कम है, जिसके कारण सीपीयू को आइडल बैठना पड़ता है, खाली बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो ये मेमोरी बॉटलनेक कहलाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? तो जनरली इसको बहुत हद तक मैनेज करने के लिए दो तरीका है जो कि आजकल यूज होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। पहला तो कुछ रजिस्टर्स हमारे रहते हैं, है ना, माने जो सीपीयू जिस बोर्ड में रहता है, मदरबोर्ड में, उसी में कुछ हमारा रजिस्टर्स भी प्लेस कर दिया जाता है। रजिस्टर्स जो है वो भी टेम्पररी स्टोरेज एरिया है ना, जहां पर वो हम लोग कह सकते हैं कि जो डेटा करंट में यूज में है, करंट में मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय जो डेटा का रिक्वायरमेंट है वो सब जो यूज में आ रहा है, वो सबको वो हम लोग कह सकते हैं कि रजिस्टर्स में प्लेस करके रखता है। और दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग कैश मेमोरी।
कैश मेमोरी ये तो इसमें क्या रहता है भाई, तो इसमें वो डेटा रहता है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं वो सब डेटा हमारा कैश मेमोरी में रहता है। तो अब क्या होता है कि ये सब चूंकि बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, बहुत ही इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है काफ़ी कम होता है, तो जब डेटा का रिक्वायरमेंट होता है तो उसको ढूंढने के लिए बहुत कम स्पेस में सर्च करना पड़ता है, तो बहुत जल्दी वो डेटा मिल जाता है, और इस कारण से हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है, ठीक है, हमारा एसेसिंग जो है या डेटा ट्रांसफर जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इसको अगर हम तुमको एक एग्जांपल से समझाना चाहें रियल लाइफ में, तो तुम देखोगे कि अगर फ़ोन जब हम लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, तो तुम देखोगे कि हर एक एप्लीकेशन में अगर तुम जाओगे सेटिंग्स में, एप्लीकेशन में जाओगे, तो तुम देखोगे कैश उसका रहता है कुछ स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ। तो कैश का मतलब क्या हो गया, वहां भी वही सब इंफॉर्मेशन है कि तुम उस वेबसाइट में, उस एप्लीकेशन में करंटली ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हो, फ्रिक्वेंटली किस पेज को विजिट कर रहे हो। तो देखो होता क्या है कि जब तुम कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम ओपन करो, एकदम पहली बार फ्रेश स्टार्ट, तो उसको ओपन होने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर वही तुम एक बार ओपन कर लो, कुछ उसमें विजिट कर लो, और तुम जब दोबारा फिर उस वेबसाइट को खोलो या उस एप्लीकेशन को तुम दोबारा ओपन करो, तो तुम देखोगे कि फर्स्ट टाइम में जो समय लगा था उसके तुलना में अब कम लग रहा है। तो उसका कारण क्या है कि वो डेटा जो है, वो तुम्हारा कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कैश मेमोरी में वो होल्ड करके रखता है जिस कारण से नेक्स्ट टाइम जब हम लोग उसको लोड करते हैं एप्लीकेशन को, तो वो थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों के इंट्रोड्यूस होने से सिस्टम में, सीपीयू में हमारा रजिस्टर और कैश मेमोरी आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है डायग्राम, खाली इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ पर सीपीयू में ले आएंगे रजिस्टर के लिए कुछ जगह और कैश मेमोरी के लिए कुछ जगह, ये दोनों हम इसी में दिखलाएंगे सीपीयू में, ठीक है, रजिस्टर्स और कैश मेमोरी इसमें दिखलाएंगे, और बाकी ओवरऑल चीज यही रहेगा जो अभी है यहाँ पर। तो ये तो चलिए बात हो गया इस डायग्राम के बारे में। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चलो हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। अब माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग उसको छोड़ दें, क्या कहते हैं कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो उसके डिज़ाइन में यूज़ किया जा रहा है उसके बेसिस पर अगर हम लोग बात न करें, तो हम लोग कहेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर कैन बी क्लासिफाइड, चलो उसको हम लिख दें कि माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी क्लासिफाइड। वो अगर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को छोड़ करके अगर हम लोग बात करें, जिससे वो बन रहा है उसको छोड़ करके अगर बात करें, तो इसको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, दो चीज़ों से। पहला तो जो विड्थ ऑफ डेटा फॉर्मेट वो यूज़ कर रहा है, जो वो प्रोसेसिंग कर सकता है, तो बाय द विड्थ ऑफ, पहला हो गया बाय द width of data format they can process in one go। अब ये जो डेटा फॉर्मेट जिसका कि वो प्रोसेसिंग कर सकता है एक बार में, इसका अलग अलग हो सकता है विड्थ,
4 बिट का भी हो सकता है, 2 के पावर में बढ़ता है, 4 बिट हो सकता है, 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है, 32 बिट हो सकता है, 64 हो सकता है, हाँ, और 128 हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हो गया 4, 8, 16, 32, 64, 128 बिट दे प्रोसेस। पहला तो ये हो गया उसका क्लासिफिकेशन का आधार कि क्या होगा विड्थ ऑफ डेटा फॉर्मेट, और दूसरा कि उसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या है ना, बाय देयर इंस्ट्रक्शन सेट। अब इंस्ट्रक्शन सेट में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सच एज रिस्क, हम लोग ये कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, अब ये हम लोग आएंगे थोड़ी देर में इस पर, और दूसरा होगा सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो ये दो कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। तो चलिए फर्स्ट हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन बाय द विड्थ ऑफ डेटा दे प्रोसेस। क्लासिफिकेशन by the width of data they process। इस पर हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं कि डेटा विड्थ के बारे में हम तुमको बता चुके हैं पहले कि ये किसी भी प्रोसेसर के पावर को या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को दर्शाने के काम में आता है कि एक सिंगल गो में, एक सिंगल हाँ ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि इन वन गो ये कितना बिट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। तो वो 4 बिट भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 16, 32, 64, 128 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है, हम लोग कह सकते हैं, अपॉन द साइज ऑफ द इंटरनल रजिस्टर्स, है ना। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वी कैन से दैट this type of classification depends upon the size of internal registers and thereby the word size or the data width they can process in one go। जैसा कि अभी हम तुमको कह रहे थे कि एक बार में, एक गो में ये कितना बिट को प्रोसेस कर सकता है। तो इसको तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ऑब्वियस सा बात है कि 64 बिट वाला जो प्रोसेसर होगा वो 32 बिट वाले प्रोसेसर से निश्चित रूप से ज़्यादा फास्ट होगा। हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि वो डबल डेटा को प्रोसेस कर रहा है उसके तुलना में, है ना। तो एक क्लॉक साइकिल में वो उससे डबल डेटा को प्रोसेस कर रहा है, तो इसीलिए वो हमारा ज़्यादा फास्टर होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें या आम आदमी के भाषा में कहें तो डेटा बस जो होता है वो क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का ये केबल है। डेटा बस जो है वो एक तरह का केबल है जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी टू द प्रोसेसर। माने अभी डेटा बस हम लोग देखे थे ना कि डेटा बस इंटरैक्ट, सीपीयू जो है वो डेटा बस से इंटरैक्ट करता है। अब डेटा बस मेमोरी से भी जुड़ा हुआ है, इनपुट आउटपुट यूनिट से भी जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है वो उसका साइज़ क्या है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई डेटा बस एक तरह का केबल है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है सीपीयू से मेमोरी या मेमोरी से सीपीयू या फिर थ्रू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये बात हो गया इसके बारे में। सिंपल सा बात यही है कि भाई जिसका विड्थ ज़्यादा होगा वो एक बार में ज़्यादा बिट का प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकता है और वो हम लोग कहेंगे ज़्यादा फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, जो उससे छोटा, जो उससे कम विड्थ का डेटा को प्रोसेस कर रहा है। तो ये तो हो गया कि भाई डेटा विड्थ के आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन का बात किए।
अब आते हैं क्लासिफिकेशन बाय द इंस्ट्रक्शन सेट। क्लासिफिकेशन बाय द इंस्ट्रक्शन सेट। अब बैंडविड्थ और क्लॉक स्पीड के अलावा माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जिस पर वो काम कर रहा है उस आधार पर भी उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जिन कैटेगरीज में इनका क्लासिफिकेशन होगा वो होगा क्या क्या, तो एक होगा रिस्क, RISC, इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। फिर होगा CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, और एक होगा तुम्हारा और इसके अलावा एपिक। एपिक ये क्या होगा, तो एक्सप्लिसिटली पैरेलल, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। इन कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सब के बारे में बात करें। आज इस वीडियो में हमको लगता है कोई एक ही हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। तो जैसे रिस्क के बारे में बात करें, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का जो कि यूज करता है दैट यूटिलाइजेस, वी कैन से दैट यूटिलाइजेस अ स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस rather than a more specialized set of instructions often found in other types of architectures। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं रखता है चीज़ों को, और सिंपल वे में, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को, माने इंस्ट्रक्शंस को सिंपल वे में वो रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो है मेन आइडिया क्या है, तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के पीछे मेन आइडिया ये है टू मेक हार्डवेयर सिंपलर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट कंपोज्ड ऑफ अ फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉर लोडिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब जैसे मान लो हम कहेंगे, सपोज करो कि दो नंबर को ऐड करना है, सपोज करो, तो ये दो नंबर को ऐड करने वाला काम 4 पार्ट में डिवाइड करके करेगा। कैसे, तो लोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन होगा, डेटा को लोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन होगा, फिर उसको ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन होगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, फिर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन होगा, 3 पार्ट में मान लो। तो ये हो गया रिस्क में कि अलग अलग माने सिंपल वे में, माने हर एक स्टेप के लिए एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, छोटा छोटा फॉर्म में दिया जाता है। और जबकि सिस्क में क्या होगा कि एक ही इंस्ट्रक्शन से हमारा लोडिंग, इवैल्यूएटिंग, स्टोरिंग ये सब हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई कमांड दे दें तो वो ये तीनों काम कर लेगा कि डेटा लोड भी कर लेगा, इवैल्यूएट भी कर लेगा, स्टोर भी कर लेगा। तो इसीलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो पहला वाला सिंपल है कि किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके उसको सिंपल बनाता है और तब वो उस पर काम करता है। तो
ये हो गया तुम्हारा रिस्क के बारे में बात, कि इसके पीछे मेन आइडिया ये है कि हार्डवेयर को ये सिंपल बनाएगा बाय यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट कंपोज्ड ऑफ अ फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉर लोडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशंस। जैसे मान लो लोड कमांड डेटा लोड करेगा, स्टोर कमांड डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क में आए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कि सिंपलर इंस्ट्रक्शन। चलो एक एक करके आते हैं। एक तो हो गया कि भाई सिंपलर इंस्ट्रक्शंस, एंड हेंस सिंपल इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, हेंस सिंपल इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। सिंपल इंस्ट्रक्शन होगा इसलिए उसका डिकोडिंग भी सिंपल होगा। तो इंस्ट्रक्शन हम लोग कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन ये एक वर्ड के साइज में आता है जनरली। तो इंस्ट्रक्शंस कम्स अंडर साइज ऑफ वन वर्ड। जैसे लोड है ना, लोड, स्टोर, ऑपरेशन के लिए ऐड, मल्टीप्लिकेशन के लिए मान लो MUL। ठीक है, तो ये सब चीज तो एक वर्ड के साइज में ये आएगा। फिर तीसरा है कि इसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए सिंगल क्लॉक साइकिल का रिक्वायरमेंट होता है। तो इंस्ट्रक्शन टेक्स अ सिंगल क्लॉक साइकिल टू गेट एग्जीक्यूटेड। सिंगल क्लॉक साइकिल का रिक्वायरमेंट उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स ज्यादा होंगे, मोर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। सिस्क में कम होगा, क्या कि उसमें एक ही बार में सारा काम हो जाना है। तो इसमें ज़्यादा होगा, क्या कि डेटा लोड करना होगा सबको, जो भी डेटा, जैसे मान लो ऐड करना है तो दोनों जो नंबर ऐड करना है उसको लोड करना होगा, फिर उसका रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर रहेगा। तो इसमें ज़्यादा जनरल पर्पस रजिस्टर का आवश्यकता होता है। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं इसमें सिंपल एड्रेसिंग मोड्स होंगे। सिंपल एड्रेसिंग मोड्स, एड्रेसिंग स्कीम इसका ज़्यादा सिंपल होगा। डेटा टाइप इसमें कम होंगे, फ्यूअर डेटा टाइप, फ्यूअर डेटा टाइप्स हम लोग कह सकते हैं होंगे इसमें। और फाइनली अ पाइपलाइन कैन बी अचीव्ड, पाइपलाइन कैन बी अचीव्ड। ठीक है, मतलब स्ट्रीमलाइन या पाइपलाइन एक सीक्वेंस हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो शॉर्ट में तुमको यही ध्यान रखना है कि रिस्क में जो है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स में चीज़ों को सिंपल रखा जाता है। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसमें एक इंस्ट्रक्शन बहुत सारे कामों को कंबाइन नहीं करता है, बल्कि हर एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंट काम के लिए अलग अलग सिंपल इंस्ट्रक्शंस के रूप में हम लोग उसको लिखते हैं, और इस कारण से ये हार्डवेयर को ज़्यादा सिंपल बनाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पर हैं उनको भी तुम देख करके उसके बारे में समझ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, दैट्स इट। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। थैंक यू।